हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो आपकी रहने वाली सीटेट से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, जो कि आपकी सीटेट की परीक्षा में प्रश्न आते हैं पेपर 1 पेपर 2 में। जो भी प्रश्न आते हैं आपके उन सभी को लेकर मैं वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की परीक्षा आपकी बहुत ही निकट आ रही है, तो इसीलिए मैंने अपलोड काफ़ी एक कर दी हैं। और आज की भी क्लास रहने वाली है आपकी CDP की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी अगर आप अंत तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी मैंने काफ़ी एक वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, अभ्यास प्रश्नमाला है आपकी। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसके अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? पहला, JP गिलफोर्ड की का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। दूसरा दिया है LL थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तीसरा दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत। चौथा, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन आपका सही है, JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो यह आपके सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका, सीखना किसके आकलन और अनुमोदन के बीच किसके दृष्टिकोण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है? पहला, का अंतर। दूसरा, का भिन्नता। तीसरा, के लिए संबंधों। चौथा, के लिए अंतर। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सीखने के आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृष्टिकोण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो यह आपका क्वेश्चन सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसके? पहला, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो यह आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहला, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तीसरा दिया, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। चौथा, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो यह भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका पाँचवा क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? पहला, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। दूसरा, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। तीसरा, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चौथा, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो यह भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठवां है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए किस प्रकार से? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। तो यह भी प्रश्न आपका यूपी टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है? पहला, सभी विषयों का मूल्यांकन। दूसरा, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तीसरा, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। चौथा, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, मूल्यांकन का उद्देश्य है? पहला, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। दूसरा, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। तीसरा, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। चौथा, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का
पोषण प्रदान करना। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिपूर्ण पोषण तैयार जो है प्रदान करना। तो यह क्वेश्चन आपका राजस्थान टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां, CCE में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। पहला क्रमशः 40% और 60%, दूसरा दिया क्रमशः 60% और 40%, तीसरा दिया है 50%, 50%, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, क्रमशः 40% और 60%। नेक्स्ट आपका 10 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला, यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यवहार के तीनों पक्षों को शामिल करती है। दूसरा, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को दिशा में आगे बढ़ती है। तीसरा, यह कार्य पूरा करने के बाद किया जाता है। चौथा, यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो कि शिक्षक तथा शिष्य दोनों की ज़रूरत को पूरा करती है। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, यह कार्य को पूरा करने के बाद किया जाता है। नेक्स्ट आपका 11 है, कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है। पहला शैक्षिक दैनंदिनी, दूसरा उपस्थिति एवं छात्रवृत्ति अभिलेख, तीसरा निरीक्षण अभिलेख, चौथा संचयी अभिलेख। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, संचयी अभिलेख। नेक्स्ट आपका 12 है, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है। पहला अध्यापकों का उच्च वेतन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यपुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, छात्रों का सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट आपका 13 है, मूल्यांकन सहायक है किससे, संचयी अभिलेख तैयार करने में, अधिगम उद्देश्यों को प्राप्ति में, अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है, ये सभी। यानी कि मूल्यांकन जो सहायक है वह संचयी अभिलेख तैयार करने में भी है, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में है और अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, मूल्यांकन किस प्रकार से अध्यापक के लिए उपयोगी है। यह क्रिया अनुसंधानों के लिए नए रास्ते खोलती है। दूसरा, अध्यापक अपने छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है। तीसरा, अध्यापक अपने छात्रों को तुरंत पुष्ट पोषण दे सकता है। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका 15 है, सतत मूल्यांकन का कार्य है। क्या कार्य है, शिक्षकों व अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना, छात्र तथा अध्यापकों को कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करना, छात्रों को विशेषज्ञता स्तर तक पहुंचाना। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। पहला, शैक्षिक उद्देश्य, सीखने का अनुभव, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, व्यवहारिक परिवर्तन। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। नेक्स्ट आपका 17, शिक्षण के मूल्यांकन चरण का ध्येय है। पहला, यह जानना कि उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं। दूसरा, अध्यापक की कमियों को जानना। तीसरा, विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाना। चौथा, शिक्षण रणनीतियों की प्रभावशीलता को जानना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाना। नेक्स्ट आपका 18 है, विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए। पहला, सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से। दूसरा, प्रत्येक शिक्षा सत्र के अंत में। तीसरा, प्रत्येक पाठ के अंत में। चौथा, वार्षिक प्रक्रिया से। इसका सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन सही है, सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से। नेक्स्ट आपका 19 है, दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। पहला, बालकों का ध्यान केंद्रित करने में। दूसरा, बालकों को तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। तीसरा, कक्षा को अधिक से अधिक तंग करने में। चौथा, शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बालकों को तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। नेक्स्ट आपका 20 है, मूल्यांकन का अर्थ है बुद्धि का मापन, स्वास्थ्य की जांच, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच। नेक्स्ट आपका 21 है, व्यक्तिनिष्ठता के मूल्यांकन क्या है। पहला, ऐसा परीक्षण जहां परीक्षक मूल्यांकन अपने ज्ञान के आधार पर करता है।
दूसरा, ऐसा मूल्यांकन जहाँ व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, विषय वस्तु गौण हो जाए। तीसरा, जब किसी व्यक्ति को सर्वे सर्वा बना दिया जाए। चौथा, किसी विचार को निरपेक्ष दृष्टि के बदले सापेक्ष दृष्टि से देखना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ऐसा मूल्यांकन जहाँ व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, विषय वस्तु गौण हो जाए। नेक्स्ट आपका 22 है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। पहला दिया है प्रश्नावली, दूसरा प्रक्षेपणात्मक विधि, तीसरा केस अध्ययन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है वह तीसरा ऑप्शन सही है, केस अध्ययन। नेक्स्ट आपका 23 है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है। पहला प्रश्नावली परीक्षण, दूसरा ड्रॉ ए मैन, तीसरा सर्वे परीक्षण, चौथा प्रक्षेपण परीक्षण। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सर्वे परीक्षण। नेक्स्ट है आपका 24, मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब सभी अध्यापक मूल्यांकन करें, सभी उद्देश्य मूल्यांकित किए जाएं, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी बच्चों का मूल्यांकन हो, संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन हो। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी बच्चों का मूल्यांकन हो। नेक्स्ट है आपका 25, मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है। पहला त्रिभुजाकार, दूसरा द्विविमी, तीसरा एकल, चौथा चतुर्भुजाकार। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, त्रिभुजाकार। जो मूल्यांकन की प्रक्रिया को जो माना गया है वह त्रिभुजाकार माना गया है। नेक्स्ट आपका 26 है, निम्न में से क्या एक मूल्यांकन का महत्व नहीं है। पहला दिया है कक्षा के उद्देश्यों को पूरा करना, दूसरा अधिगम कठिनाइयों को मालूम करना, तीसरा विद्यार्थियों की समस्याओं को बढ़ाना, चौथा विद्यार्थियों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। इसका सही ऑप्शन है ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों की समस्याओं को बढ़ाना। नेक्स्ट आपका चौथा है, ये आपका 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अच्छी मूल्यांकन की विशेषता है। पहला वैधता, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा न्यायसंगतता, चौथा ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट आपका 28 है, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। पहला याद रखने पर बल देने के बदले अधिगम की प्रक्रिया पर बल देना, दूसरा छात्रों के अधिगम की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, तीसरा अध्यापक एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, चौथा बोधात्मक मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। नेक्स्ट आपका 29 है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। पहला छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें, दूसरा छात्रों के बीच की तुलना करना, तीसरा छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना, चौथा शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। नेक्स्ट आपका 30 है, 30 क्वेश्चन है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। दूसरा व्यापक संगठन में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। तीसरा इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। चौथा इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। नेक्स्ट आपका 31 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। पहला बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, दूसरा सीखने को सुरक्षित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर,
चौथा शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, इसका सही ऑप्शन है। यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। तो यह प्रश्न आपका सीटेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। दूसरा, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। तीसरा, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। चौथा, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो यह भी प्रश्न आपका सीटेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। तो यह भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो का आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे भी उन्हें भी इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। इसके अलावा जो भी मित्र अभी नए आए हों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। इसके अलावा PDF फाइल्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और डेली वाइज की वीडियोस की जो PDF फाइल्स है वो आप प्राप्त करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।